वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिग्निटी प्लस। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे कक्षा 7 विज्ञान भारती 2 की इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक। तो इस पाठ में हम जानेंगे किस प्रकार से रेशों द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है। इससे पहले वाले पाठ में हमने जाना था कि पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे कौन से होते हैं, जैसे कि कपास, जूट। अब हम इसमें जानेंगे कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे कौन से हैं। तो इस पाठ में हम पहले 3 पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, ऊन तैयार करने वाली विधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के अगले भाग में हम रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम प्राप्त करना, दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को हम पादप रेशे कहते हैं और इन्हें हम पौधों से प्राप्त करते हैं। कपास के पौधे की बिनौलों से रुई तथा पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के रेशों का उपयोग हम कागज बनाने में, सूती वस्त्रों को बनाने में, चादर, पर्दे आदि बनाने में करते हैं। लेकिन जूट के रेशों का इस्तेमाल हम रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों से हम जो रेशे होते हैं उन्हें हम प्लांट फाइबर्स या फिर जातव रेशे कहते हैं। ऊन और रेशम इसके प्रमुख रेशे होते हैं। यानी अगर हम आपसे कहें कि पौधे यानी पादप रेशे के 2 उदाहरण बताइए, तो उसका उत्तर होगा कपास के रेशे और जूट के रेशे। लेकिन अगर हम जंतु रेशे के बारे में बात करें तो कहा जाएगा ऊन और रेशम, ये जंतु रेशे होते हैं, जंतु रेशे होते हैं। ऊन के रेशे जो हैं वो भेड़ या फिर याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम की कीट के कोकून से प्राप्त करते हैं। ऊन स्वेटर बनाने में, गर्म कपड़े बनाने के लिए उपयोग में आता है और रेशम के धागों से हम रेशमी वस्त्र यानी सिल्क बनाते हैं। अगला है ऊन प्रदान करने वाले जंतु। सामान्यतः भेड़ की त्वचा पे जो बाल होते हैं उन्हें एक विधि द्वारा निकालकर उनसे मुलायम रेशे बनाए जाते हैं, उनको हम ऊन कहते हैं। हालांकि कुछ जंतु जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग किया जाता है ऊन बनाने के लिए। इसी से स्वेटर बनता है और हम बाज़ार में इसे खरीद सकते हैं। जिन वास स्थानों पर यानी जिन रहने वाले स्थानों पर बालों से ढके जंतु पाए जाते हैं उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन बनाई जाती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन बनती है। कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन बनती है जिसकी हम शॉल बनाते हैं और ये बेशकीमती होती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेको नामक जंतुओं द्वारा ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर बालों वाले कुछ जंतु होते हैं जिनके बालों से ऊन बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी हैं, जैसे कि घने बालों वाली भेड़, याक, ऊंट, लामा, बकरी, अंगोरा बकरी और एल्पेको। तो ये जो जानवर हैं ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिससे मैंने अभी आपको बताया, और ये उनकी तस्वीरें हैं और इनके बालों के द्वारा ही ऊन बनाई जाती है। आगे देखते हैं ऊन तैयार करने की विधि। आपने महसूस किया होगा कि जो हमारे सिर के ऊपर बाल होते हैं और हमारे जो शरीर पे रोए होते हैं वो अधिक मुलायम होते हैं, पतले होते हैं और हल्के होते हैं।
बिल्कुल इसी प्रकार से भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। उनकी दाढ़ी के जो बाल होते हैं वो रूखे कोर्स होते हैं, लेकिन त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल बहुत मुलायम होते हैं और इनसे जो ऊन बनती है वो भी बहुत ही मुलायम होती है। इन्हीं बालों का उपयोग करके हम ऊन बनाते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। तो भेड़ों को पाला जाता है और प्रजनन करवाया जाता है। हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों के ऊन के उत्पादन के लिए इनका पालन किया जाता है, इन्हें पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में, अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गडेरिए जो हैं वो भेड़ों के झुंड को पालते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है, वे घास और हरी पत्तियां खाती है। गडेरिए उन्हें हरे चारे के अलावा दाल, मक्का, ज्वार तथा खली आदि खिलाते हैं। और एक बात और, इसी खान पान पर निर्भर करता है रेशों की गुणवत्ता। वो जितना अच्छा खाती हैं उतना रेशों की गुणवत्ता अच्छी होती है। उनके पोषण, जलवायु और उचित देखभाल करने पर ही ये सब चीज़ निर्भर होती है। भेड़ों की कुछ नस्लों यानी जो कुछ स्पीशीज़ होती हैं उनके शरीर पे घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए कराया जाता है। यानी जो अच्छी नस्ल की भेड़ें होती हैं उनकी प्रजनन द्वारा और अच्छी नस्ल की भेड़ों को आगे बढ़ाया जाता है, उनको जन्म दिया जाता है और उससे ही आगे इनका चयन किया जाता है। और इस चयन को, इस चुनाव को हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। वर्णात्मक प्रजनन का फिर महत्व क्या हुआ कि हम अच्छी भेड़ों की, जो अच्छी नस्लों की भेड़ें होती हैं, उनका प्रजनन विधि द्वारा अच्छी नस्ल की भेड़ों का जन्म दिलवा सकते हैं और उनकी जो संख्या है उसकी बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त हो सके। अब ज़रा गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों की जानकारी की तालिका यहाँ नीचे दी गई है, तो उस पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ नस्ल के नाम, राज्य किस राज्य में पाई जाती है और उसकी ऊन की गुणवत्ता क्या है, इसके बारे में दिया है। जैसे कि पहला, बाखरवाल। बाखरवाल जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है और इससे ऊनी शॉल बनती हैं। रामपुर बुशायर जो है वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। भूरे ऊन वाले कंबल के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। नली, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है और इससे गलीचे यानी कारपेट्स बनाए जाते हैं। अगली है लोही, ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है और इससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। मारवाड़ी, ये नस्ल गुजरात में पाई जाती है। मोटी व रुक्ष ऊन के कंबल के लिए ये प्रसिद्ध है। अगली है पाठनवाड़, ये भी गुजरात में है, पाई जाती है और इससे होजरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करना एक लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि भेड़ के बालों को निकालकर तुरंत ऊन बन जाए। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें कई चरण होते हैं जिसके द्वारा हम ऊन प्राप्त करते हैं। पहला चरण है भेड़ों के बालों की कटाई।
जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, यानी उसके शरीर के बाल काफ़ी घने हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तब उसके शरीर से उन बालों को उतार लिया जाता है। इसी प्रक्रिया को ऊन के रेशों की कटाई कहते हैं। ऊन के रेशों की कटाई द्वारा हम उसके शरीर से बाल को उतार लेते हैं। भेड़ के बाल उतारने की मशीनों का उपयोग होता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण की ज़रूरत नहीं पड़ती और साथ ही साथ उसे कोई कठिनाई भी नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम अपने शरीर पर कुछ पहनते हैं, मोटा पहनते हैं, तो इसकी आवश्यकता हमें जाड़े के मौसम में होती है, गर्मी के मौसम में नहीं। इसी प्रकार से जब भेड़ों के बालों की अच्छी ग्रोथ हो जाती है, अच्छी वृद्धि हो जाती है, तो उसके बाल गर्मियों में उतार लिए जाते हैं। जाड़े में उसको उन बालों की आवश्यकता होती है, पर गर्मियों में उसकी आवश्यकता नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि ऊन के रेशों के लिए भेड़ों के बालदार त्वचा को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता? इसका कारण यही है, त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांश मात्र मृत कोशिकाएं से बनी होती हैं। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे बाल कटते हैं तो वो कष्ट नहीं देते, कटवाने के बाद वो पुनः फिर से उगाते हैं। इसी प्रकार से भेड़ों के बाल भी उगाते हैं। जिज्ञासा। कारण जानने का प्रयास कीजिए। जब आप बाल कटवाते हैं तो कोई दर्द नहीं होता, परंतु जब कोई आपके बाल खींचता है तब दर्द होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बाल कटवाते हैं तो हमारे ऊपर की त्वचा की मृत कोशिकाओं में हमको पता नहीं चलता और हम आराम से बाल कटवा पाते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं। लेकिन जब हम बालों को नोचते हैं तो वो जड़ों के द्वारा जुड़ी होती हैं, इसीलिए हमें कष्ट होता है, हमें दर्द होता है। अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जिनसे उनकी चिकनाई, धूल, गंदगी सब निकल जाए। इसी क्रिया को हम अभिमार्जन कहते हैं। आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहला है भेड़ की ऊन उतारना। यहाँ पर देखिए भेड़ की ऊन उतारी गई है और ऊन उतारकर उसे हाथों द्वारा टंकियों में अभिमार्जन के लिए धुलाई की जा रही है। लेकिन आजकल ये काम मशीनों के द्वारा भी होता है। तो देखिए मशीनों के द्वारा किस प्रकार से अभिमार्जन किया जा रहा है। और चौथा है, इन ऊन के धागों से ऊन से धागा बनाया जाता है। ये प्रोसेस होते हैं, ये चरण होते हैं जिसे अभी हम पढ़ेंगे। तीसरा चरण है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई की जाती है। इसमें अच्छे रोएदार रेशों और उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर उसे अलग कर लिया जाता है। जैसे कि जो रेशे होते हैं वो अलग अलग लंबाई के होते हैं, अलग अलग मुलायमियत के होते हैं और इस तरह से उनको छांट कर अलग कर लेते हैं। ये दोनों तरीके से किया जा सकता है, हाथों के द्वारा भी या फिर मशीनों की सहायता से भी। अगले चरण में हम कताई करते हैं। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल फूले हुए रेशों से ऊन के धागों में उसकी कताई की जाती है। वो बोलते हैं ना, चरखे से ऊन काटना, धागा बनाया जाता है। इसके बाद बारी आती है रंगाई की। रंग बिरंगे रेशे से रंग बिरंगे स्वेटर बनते हैं। भेड़ों अथवा बकरियों के प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की रंगाई आवश्यक है। अलग अलग रंगों में इनको रंगा जाता है और इस चरण को हम रंगाई कहते हैं। चरण 6, ऊनी धागा बनाना। जब इनकी रंगाई हो जाती है तो उसके बाद रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है, फिर उसे लपेटकर उसका धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की बुनाई वाले ऊन
के अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई की जाती है। यहाँ पर देखिए दिया है कुछ और भी जाने। जो ऊन उद्योग होता है हमारे देश में, वहाँ पर अनेक व्यक्ति जो हैं वहाँ काम करते हैं। उनके जीवन के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके जीवन यापन के लिए वो एक महत्वपूर्ण साधन है। परंतु जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर को कभी कभी एक जीवाणु द्वारा संक्रमित होना पड़ता है, जिसे हम एंथ्रेक्स कहते हैं। संक्रमित का मतलब होता है इन्फेक्शन। उन्हें इस तरह के जीवाणु द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है, जो कुछ समय बाद एक घातक रुधिर रोग हो जाता है, ब्लड डिजीज़, जिसे हम शॉर्टर डिजीज़ भी कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगर द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यवसायिक संकट कहलाता है, क्योंकि व्यवसाय तो वो करते हैं मगर हमेशा उन पर ये संकट मंडराता रहता है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत विश्व में तीसरा स्थान है। यानी सबसे पहला स्थान चीन का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का और तीसरा भारत का स्थान है। गुणवत्ता की दृष्टि से न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ों की सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। यानी जो क्वालिटी है वो न्यूजीलैंड की जो मेरिनो भेड़ हैं। तो ये तो हुआ इस पार्ट का पहला भाग। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसका अगला भाग आपको जल्द ही मिल जाएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई और वीडियो आप चाहते हो तो मुझे लिख कर बता सकते हैं। मैं उसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा एक और चैनल है लर्निंग विद डिग्निटी। अगर आप उस पर कुछ पार्ट, hit the subscribe button and press the bell icon for new updates.